इसी तरह से सारे हॉस्टल हैं सर, लेकिन हॉस्टल के अंदर में स्तूपा नहीं है, ना ही माइका है, ना ही स्टोर रूम है। वो सब हॉस्टल में क्या है कि एक लाइन से रूम्स हैं, लिविंग रूम्स और पढ़ाने का स्थान और गुरु का स्थान और एक वेल है जी और किसी किसी में चूल्हा भी है, जी जहाँ दो लॉजिक होती है सर, या तो वहाँ भोजन का प्रबंध या तो वहाँ पे मेटल पिघलाने का काम में लिया जाता था, जी जिससे औजार वगैरह बनाने का। लेकिन अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी कहती है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 108 मोनेस्ट्री का जिक्र है और 108 सब्जेक्ट, यानी कि एक कैंपस में, एक हॉस्टल में एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, तर्कशास्त्र, योगा विद्या, आर्ट, कला, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, सारे चीज़ों की यहाँ पे पढ़ाई होती थी। और उस समय जो आयुर्वेद के आचार्य थे वो राहुल भद्र थे और यहाँ के मुख्य वाइस चांसलर शीलभद्र थे। और उस ज़माने में सर पठन पाठन का जो कार्य होता था, अभी जैसे कि हम लोग पेन, कागज़, कलम, डायरी पे पढ़ाई करते हैं, उस समय पेन, कागज़, कलम, डायरी का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय भोजपत्र और ताम्रपत्र पे पढ़ाई होता था। भोजपत्र कहते हैं वृक्ष, ट्री, पेड़ के पत्ते और छाल का बनाया जाता था और ताम्रपत्र ऑलरेडी कॉपर को बोलते हैं। तो बताया जाता है सर कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधी। और रतन सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 फ्लोर का था, वहाँ 9 मिलियन बुक्स थे पूरी लाइब्रेरी में और 9 मिलियन यानी कि 90 लाख किताब था। तो कहीं कहीं जलने का जो एविडेंस मिला है वो 6 महीने तक का मिला है। और ये जो पार्ट्स देख रहे हैं सर, ये असेंबली हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सभागार भवन है और ये ओरिजिनल ड्रेनेज है, नहीं तो ये भी पॉन्ड दिखता। ये असेंबली हॉल हो गया, ये लेक्चरर स्टेज हो गया और वो सीढ़ी जो देख रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर टेम्पल, सीढ़ी के नीचे देखिए बोर्ड के बगल में इस तरह से सेम इस सर्कल में दिखाई दे रहा है धनुष जैसा आकृति, वो कुमार गुप्त का प्रतीक चिन्ह है। जो पहला राजा इसको बनाए थे उनका वो सिंबल है, यानी कि धनुष। गुप्ता डायनेस्टी का प्रतीक चिन्ह है धनुष और मौर्य डायनेस्टी का है अशोक स्तंभ, जिस पे वो शेर होता है सर। तो ये असेंबली हॉल हो गया। और ये जो सीढ़ी देख रहे हैं ये विशिष्ट अतिथि के लिए होता था, जो कि ऊपर से छत था और नीचे सीढ़ियाँ, वहाँ पे बैठ करके और बच्चे यहाँ पे और भाषण जो दिया करते थे, प्रवचन किया करते थे, उनका वो स्टेज होता था। क्लियर। और ये जो देख रहे हैं सर, बड़ा वाला जो देख रहे हैं, ये शारिपुत्रा स्तूपा के नाम से जाना जाता है। और तो सवाल उठता है कि शारिपुत्रा कौन थे। अभी मैंने जो भी बातें किया वो एडी की बात किया, यानी कि 1600 साल पुरानी बातें किया। लेकिन जैसा ही हमने शारिपुत्रा का नाम लिया तो हम लोग 6 सेंचुरी BC में चले गए, 2500 वर्ष पहले। तो सवाल ये भी उठता है कि शारिपुत्रा कौन थे। शारिपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, जिनका ये बर्थ पैलेस है और महापरिनिर्वाण स्थल है, यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु भी यहीं हुआ था। और ये जो देख रहे हैं, इस स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था कलिंग युद्ध के बाद। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया कलिंग युद्ध के बाद। और आप पढ़े होंगे कलिंगा जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे और बहुत जगहों पे उन्होंने स्तूपा का निर्माण किया था। जैसे में राजगीर में विश्व शांति स्तूप है, नालंदा में शारिपुत्रा स्तूप है, केसरिया में स्तूप है, वैशाली में स्तूप है, सारनाथ में स्तूपा है। इस तरह से विदेशों में भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेगा। लेकिन सम्राट अशोक ने जो बनाया है वो अभी दिखता नहीं है और ये 3 राजाओं का दिखता है। ये पहली सीढ़ी दिख रही है, ये देखिए, ये पहला सीढ़ी जो दिख रहा है वहाँ तक, ये पहला राजा कुमार गुप्त का। लेकिन इसके अंदर का जो भाग है वो मौर्य डायनेस्टी सम्राट अशोक का बनाया हुआ। ये सेकंड सीढ़ी है वो हर्षवर्धन का बनाया हुआ है, दूसरा राजा। ये तीसरी सीढ़ी देवपाल ने बनाया, यानी कि तीसरे राजा पाला डायनेस्टी ने। 500 AD, 700 AD और 900 AD जैसे जैसे किंग आते गए इसको भी डेवलप करते चले गए। और इसके टॉप पे भगवान की मूर्तियाँ होती थी और अभी भी दीवारों में भगवान की मूर्तियाँ दिखती है। कहीं भी जाएंगे सर तो ये चीज़ ज़रूर मिलेगा।
और ये गोल गोल सा पीछे भी जो भी दिख रहा है ये सब स्तूपा ही है। और इस साइड भी ये सब जो देख रहे हैं ये सब स्तूपा है। स्तूपा का मतलब पूजा स्थल कहेंगे, टेम्पल कहेंगे। और जिस स्तूपा के पास आप सर खड़े हैं इसका नाम है शारिपुत्रा स्तूपा। और यहीं पे शारिपुत्रा का जन्म हुआ था और महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी यहीं हुआ था, जिस स्तूपा के सामने आप खड़े हैं। और जैसा ही हमने शारिपुत्रा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए, यानी कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के टाइम में चले गए। और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं ये बिफोर क्राइस्ट का है। इस तरह से ये सब जो भी देख रहे हैं ये पूरा एक लाइन से ये रहने पढ़ने का स्थान, और यहाँ से एक लाइन से ये मंदिर और स्तूपा। तो कहने का अर्थ हुआ कि स्तूपा और टेम्पल में अंतर क्या होता है। बहुत जगह स्तूपा वर्ड मिलता है, सुनने को, घूमने का मौका भी मिलता है कि ये स्तूपा है। तो स्तूप में क्या होता है और टेम्पल में क्या होते हैं कि गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में भगवान की मूर्तियां होती है, यानी कि अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन स्तूपा में क्या होता है कि सॉलिड कंस्ट्रक्शन होते हैं और इसको परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे बौद्धिस्ट लोग आते हैं तो पूजा पाठ करते हैं बाहर से ही और इसको परिक्रमा करते हैं। तो सवाल उठता है कि इसके अंदर होता है क्या, जिसको बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ करता है। इसके अंदर में दो ही चीज़ों की होती है, डेड रिमेन्स यानी कि राख और अस्थियाँ। या तो भगवान बुद्ध का होता है या बुद्ध के शिष्य का होता है, डिसाइपल का होता है, उनका अवशेष। जैसे आप बहुत जगह सुने होंगे कि कहीं पे भगवान बुद्ध का हट रखा गया है, कहीं पे उनका बाल रखा गया है, कहीं पे नाखून रखा गया है। इस तरह से अलग अलग जगहों पे पार्ट को रखा जाता है और उस पे सॉलिड कंस्ट्रक्शन का काम किया रहता है, उसको बोलते हैं स्तूपा। कहीं भी चले जाइए आप, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, स्तूपा वर्ड तो वहाँ सीधी वे में समझेंगे कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई हैं उनका यहाँ पे अस रखा गया है, राख और अस्थि रखा गया है और उसी पे सॉलिड कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है जो स्तूपा वर्ड निकलता है। और अब हम लोग टेम्पल की ओर चल रहे हैं, जो टेम्पल देखेंगे। ये जो देख रहे हैं सर, यहाँ पे भगवान बुद्ध की छोटी छोटी स्टैचू के रूप में मूर्तियाँ हैं, जिससे यह साबित होता है कि ये आर्ट का काम किया हुआ है, कला विज्ञान जिसको बोलते हैं। और हम लोग पढ़े हैं आर्ट के बारे में, तो वहाँ भी बच्चों को दिया जाता था, उसी तरह से यहाँ भी दिया जाता था सिलेबस के रूप में। जो मैं बता रहा था कि 108 सब्जेक्ट। क्लियर सर? तो ये टेम्पल हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 विलेज डोनेट करता था और उस समय कहने का अर्थ हुआ राजस्व वसूली, टैक्स, लगान, और उसी से नालंदा विश्वविद्यालय फ्री में चलती थी और घटने पे राजा के राहत कोष से दिया जाता था। और यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते थे वो बौद्ध भिक्षु कहलाते थे और वो गांव-गांव भी छाटन के लिए भी जाते थे और उसी से नालंदा विश्वविद्यालय फ्री में चलती थी। ये सब जो देख रहे हैं सर, ये सब स्तूपा ही है, जिसको समाधि स्थल हम लोग बोलते हैं समझने के लिए। लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये पोस्ट, पद, लेवल इंडिकेट करता है। जिनकी जैसी पोस्ट थी उसके हिसाब से बड़ा छोटा बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं इस कैंपस के अंदर में, ये जो भी गोल सा बड़ा सा दिख रहा है, इस कैंपस के अंदर में जो भी है ये प्रोफेसर का समाधि स्थल बनाया गया, जिसको स्तूपा नाम भी कह सकते हैं। छोटा छोटा स्तूप को भोटी स्तूपा बोलते हैं। लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, हर कोई का एंगल चेंज दिखता है। ये पोस्ट, पद, लेवल इंडिकेट करता है। जिनकी जैसी पोस्ट थी उसके हिसाब से बड़ा छोटा बनाया गया है। तो ये भी टेम्पल हो गया, वो भी टेम्पल है और ये भी टेम्पल है। और ये जो टेम्पल देख रहे हैं ये इसके चारों दिशाओं में टेम्पल है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और टेम्पल का जो भी मूर्ति है सब म्यूजियम में है। और ये सब जो देख रहे हैं इस तरफ का, ये सब जो भी देख रहे हैं ये सब ध्यान लगाने की स्थान है। जो जगह जगह पे मैंने बताया था सेम कंस्ट्रक्शन है। ये जगह जगह पे पत्थर जो देख रहे हैं ये पिलर होते थे, ये पिलर का काम करता था। और ये मेन फ्रंट पे मैं बता रहा था कि हर हॉस्टल के फ्रंट पे टेम्पल। और ये ड्रेनेज है, जो वहाँ भी मैंने बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ जिसको तो प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे। और
यहाँ पे चूल्हा भट्टी है, जहाँ पे बच्चों का खाना का व्यवस्था या तो मेटल पिघलाने का काम में, जो औजार वगैरह बनाने के काम में लिया जाता था। हो सकता है ये मोनेस्ट्री रहा हो, क्योंकि हम लोग जो भी बताते हैं वो एक आधारित बताते हैं। ये जो देख रहे हैं ऊंचा स्थान, ये गुरु का बैठने का स्थान, और ये ग्राउंड लेवल, ये पहला राजा, ये दूसरा राजा, और वो बैठने का स्थान। थोड़ा सा अंतर हो गया तो लेवल भी हाइट बढ़ी। और ये चार खाना वो जो दिख रहा है ये चूल्हा भट्टी है जी। यहीं पे भोजन का प्रबंध या तो मेटल पिघलाने का काम में लिया जाता था जी। और ये जो देख रहे हैं एक लाइन से ये सारे लिविंग रूम्स हैं जहाँ स्टूडेंट रहता था। और इस कैंपस के अंदर में 32 रूम्स हैं, 32 रूम्स यानी कि 32 बच्चे। फिर तीसरे राजा आए तो ये बाउंड्री का निर्माण किया, और ये गड्ढा जो दिख रहा है इसी पे पिलर होता था जो पत्थर का, अभी भी दिखता है पत्थर का पिलर। और ये कॉरिडोर हो गए, और ये ऊपर का लेवल हो गया जो पाला डायनेस्टी, तीसरा राजा। तो आइए चल कर के हम लोग देखें, वहाँ भी कमरा देखें, यहाँ भी थोड़ा सा एक देखना चाहिए। आप जिस कमरे में जा रहे हैं यही है बच्चों का रहने का जगह, और यहाँ भी सेम है जो कि वो दिया आला के लिए जो आप इंडिकेट किए। और अंदर में जो देख रहे हैं वो जो ताखे दिख रहा है वो वहाँ पे बुद्धा का मूर्ति या तो कुछ सामान रखने के लिए। और ये 10 बाई 10 का कमरा है, काफ़ी सफिशिएंट लग रहा होगा आपको, महसूस लग रहा होगा कि हम भी यहाँ के स्टूडेंट हो चुके होंगे। और अब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया, ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रही थी उस समय यहाँ पे पाला डायनेस्टी का टाइम था, यानी कि पाल वंश का शासन था, और वो बंगाल के राजा थे। और उन्हीं के टाइम में 1196 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, क्योंकि बख्तियार खिलजी वो तुर्की अफ़गानिस्तान का आक्रमणकारी था। और उस टाइम में अक्सर भारत पे आक्रमणकारी आते रहते थे, लेकिन बख्तियारपुर जंक्शन एक स्टेशन है, उस जगह पे उसने वायसराय डेरा बनाया था। और वायसराय डेरा बनाने के उपरांत में ही उसको अचानक तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत ख़राब होने के बाद वो अपने डॉक्टर, जिसको उस टाइम में बोला जाता था वैद्य, और अपने वैद्य से वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ के भी वैद्य हैं जो कि अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल भद्र थे, आयुर्वेद के आचार्य, कह सकते हैं डॉक्टर लेवल के थे, लेकिन उनको आचार्य बोला जाता था। तो वो राहुल भद्र से उनके साथ कमिटमेंट हुआ कि मैं हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा और मैं ठीक होना चाहता हूं। तो राहुल भद्र सोचते सोचते उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा आपको। तो जिस तरह से सनातन धर्म में या कोई भी धर्म में अपना अपना ग्रंथ होता है, और ग्रंथ उन लोग का होता है मुस्लिम समुदाय का कुरान, इधर भी थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए। तो कुरान के हर पन्ने पे दवा का लेप लगा दिए। और अभी भी देखिएगा कि कोई भी कुरान पढ़ता है तो इस तरह से उंगलियां में थूक लगती है, और वो पन्ना पलटते गया, उसकी उंगलियां में डस्ट लगती गई दवा का, और वो कुरान भी पढ़ लिया, और वो दवा का भी प्रवेश उसके शरीर में धीरे धीरे होते चला गया, और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने सोचा कि मेरा वैद्य इतना काबिल, इतना है वो तो ठीक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा काम दिया इस तरह से और मैं ठीक हो गया। जब पता लगाओ कि ये कैसे ठीक किया, तो वही पता चला कि कुरान के पन्ने पे दवा का लेप लगाया हुआ था, तो मैं ठीक हो गया। तो उसने सोचा कि इतनी छोटी सी काम करने से मैं ठीक हो गया, कौन सा दवा लगाया, ठीक हो गया, तो क्यों ना नालंदा विश्वविद्यालय पे कब्जा कर लिया जाए। तो कब्जा करने के उपरांत में ही उसके मन में, दिमाग में अटैक हुआ कि अगर इसको कब्जा कर लेंगे तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो जाएगी। तो उससे कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ 10,000 और 12,000 का संख्या था। तो उसने क्या किया कि अचानक
यहाँ के इर्द गिर्द आस पास के लोगों से मिलजुल करके उसको पैसे के लालच दे करके उसके साथ मिल करके इस पे अटैक कर दिया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु को जान से मार दिया। और जान से मारने के बाद कुछ बचे वो नेपाल की तराई की और भूटान इस तरह तिब्बत वगैरह इस तरह देशों में चले गए और वो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। और प्रचार प्रसार करने के बाद इसका तो नामो निशान, और यही बख्तियार खिलजी इस धरोहर को नष्ट कर दिया जो कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी रेसिडेंशियल। देखिए ये देख रहे हैं ये टेम्पल एरिया है और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो भगवान का है और हर कोई का एंगल चेंज भी दिखता है। तो जिससे यह साबित हो रहा है कि यहाँ के ही बच्चे बनाए होंगे जो आर्ट कला देख सकते हैं आप स्पॉट पे आ कर के। थैंक यू सो मच। यहाँ अगर मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानकारी दी वो भी बहुत अच्छा लगा और होप दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी आप लोगों के लिए होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।